Heading towards our another topic, we are going to cover international political economy. International political economy हम क्यों पढ़ेंगे? Because without understanding this, we are unable to understand the globalization and how politics and economy are interlinked at international level. इसीलिए ये टॉपिक इतना ही इम्पोर्टेंट है एट इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स एट इंटरनेशनल लेवल इज़ नोन एज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। हाउ पॉलिटिक्स affects economy and how economy affects politics at international level is known as international political economy. How market trends affects the state decision and vice versa। ठीक है, इसका मेजर क्लेम हमारे पास क्या है? मेजर क्लेम यही है कि टू द स्टडी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज़ वर्किंग एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कैसे काम करती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इसका सेंट्रल क्वेश्चन जो रिवॉल्व करता है वो अराउंड द कंसेप्ट ऑफ पावर। ठीक है, डिफरेंट स्टेट परसीव्स पावर डिफरेंटली, हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड एंड बाय whom एंड विच व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस इन द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। कैसे पावर को एक्सरसाइज किया जाता है और कौन करता है, क्यों करता है, उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एक वर्ड नहीं है ये, या फिर एक ही हम टर्मिनोलॉजी नहीं है हमारे पास, इसमें 3 मेजर टर्मिनोलॉजीज आती हैं या फिर टॉपिक्स आते हैं, जिसे समझने के बाद ही आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी समझ आएगा। और वो है हमारे पास मर्केंटाइलिज्म, लिबरलिज्म और नियो मार्क्सिज्म। ठीक है, ये तीनों थ्योरीज हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आती हैं। इनके डिफरेंट व्यूज़ हैं, इनके डिफरेंट व्यूज़ हैं, इनके डिफरेंट व्यूज़ हैं। ठीक है, इन तीनों के व्यूज़ जो अलग अलग ये रखते हैं, ये कहते हैं कि ये बात सही है, हमारी बात सही है, कहते हैं कि हमारी बात सही है, ये कहते हैं कि हमारी बात सही है। ठीक है, इन डिफरेंट व्यूज़ को अगर हम कंक्लूड करें तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने जो है डेफिनेशंस दी थी अपने हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो वो उनमें से मैंने 2 यहाँ पर रेफरेंस करके रखी। पहली तो ये है कि द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड मार्केट्स, जो कि दी थी स्ट्रेंज ने 1998 में। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पावर इन द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट का वर्ड यूज़ किया है इन रेवन हिल 2014 में, इसने ये अपनी एक डेफिनेशन दी थी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स एट इंटरनेशनल लेवल। उसके बाद फिर हम आते हैं इसके जो पहली थ्योरी है मर्केंटाइलिज्म, उसको देखते हैं। मर्केंटाइलिज्म बेसिकली जो जॉन स्मिथ था, उसकी जो बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था कि अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म दैट सॉट टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी एंड पावर ऑफ अ नेशन थ्रू रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब क्या हमारे पास कि एक नेशन है ये, ठीक है, ये और दूसरी नेशन है ये मर्केंटाइलिज्म कहता है कि ये नेशन है ना, ये अपनी पावर गेन करने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने ही पावर, अपने ही रिसोर्सेज को बढ़ाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, इंपोर्ट को कम करे। ठीक है, अपने डोमेस्टिक या फिर लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करे, एक्सपोर्ट करे, ना कि इन पर डिपेंडेंट हो। इसकी हम केस स्टडी देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान है, ये ऑयल, फॉरेन ऑयल पर डिपेंडेंट है। ठीक है, 85%। ये अकॉर्डिंग टू मर्केंटाइलिज्म पाकिस्तान को अपना ही ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर ऐसी कोई ट्रिक इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे वो स्टेबल हो, इस इम्पोर्टेड ऑयल पर स्टेबल ना हो। ठीक है, इस पर डिपेंड ना करे। तो बेसिकली मर्केंटाइलिज्म उसको कहते हैं, अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मीन्स अपने ही नेशन को बढ़ावा देना, दैट सॉट टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी एंड पावर ऑफ अ नेशन, अपनी ही नेशन की पावर को बढ़ाना थ्रू रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, उस पर टैरिफ लगाना, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना, ताकि वो बाहर की प्रोडक्ट आपके पास आ ही ना सके।
इंपोर्ट्स कम करें। इंपोर्ट्स मतलब हमारे पास जो मुल्क में चीज़ें आती हैं उसको कहते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जो मुल्क से चीज़ें बाहर जाती हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो मर्केंटाइलिज्म वाले कहते हैं कि हमारे पास इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए, लेस एक्सपोर्ट्स ज़्यादा, ठीक है। और जब हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट्स कम होगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा बाहर से अंदर, तो उसको वो मिलिट्री और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली द टर्म गिवन टू रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म को टच, रियलिस्ट अप्रोच को टच करता है ये मर्केंटाइलिज्म। सिक्योरिटी, डिफरेंट स्टेट्स परसीव मर्केंटाइलिज्म टू अचीव देयर सिक्योरिटी एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव्स। तो हमारे पास इसमें मर्केंटाइलिज्म थ्योरी ऑफ ट्रेड हम देखते हैं क्या कहती है। एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, ठीक है। अभी हमारे पास देखें पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि हमारे पास रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। डान में या फिर दूसरे न्यूज़पेपर में या न्यूज़ टीवी चैनल्स पर हम देखते हैं कि रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। रिजर्व्स किसको कहते हैं? हमारे पास डॉलर है, डॉलर की कमी होती जा रही है, ठीक है, दिन ब दिन। उस कमी के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए हम फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज इस्तेमाल करते हैं। तो मर्केंटाइलिज्म वाले कहते हैं कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को बढ़ाओ, सब्सिडीज टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज टू गिव कम्पिटिटिव एडवांटेज इन ग्लोबल मार्केट। अपनी ही इंडस्ट्रीज़ को, अपने ही जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सब्सिडीज़ दो, मींस उनको फ़ायदा दो, उनको उन पर टैक्स कम लगाओ, ठीक है, टू गिव कम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर ज़ाहिर ही बात है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली की लोकल, और ये है फॉरेन से हम मंगवा रहे हैं, ठीक है, आप इस पर टैक्स लगाओगे, ये हमारे मुल्क में आ रही है, यहाँ पर आपने एक बैरियर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक है, और ये हमारे पास फेयर एंड लवली की लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर देखें आप इसको सब्सिडीज़ दे रहे हो, टैक्स कम कर रहे हो, ये सस्ती मिल रही है मार्केट में, ये महंगी आ रही है, तो ज़ाहिर है लोग तो यही खरीदेंगे ना। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ सब्सिडीज़ टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ एंड टू गिव कम्पिटेटिव एडवांटेज इन ग्लोबल मार्केट, ठीक है। इसको सब्सिडीज़ दोगे, ये सस्ते में जाएगा, फिर ये बाहर जाएगा, तो फिर वो भी सस्ता जाएगा, लोग खरीदेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी, ये बाहर वाली प्रोडक्ट घटती जाएगी। अलोइंग कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल थेफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी, जैसे मैंने अभी बात की, ये नकली है, ये असली है, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब ये है। लिमिटिंग वेजेस एंड कंजम्पशन ऑफ द वर्किंग क्लास टू एनेबल ग्रेटर प्रॉफिट। अभी आप देखें यहाँ पर ये लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, इसकी आप जो परचेजिंग पावर है वो कम कर दो, इसको बाहर ही भेजना शुरू कर दो। कंट्रोल ऑफ कॉलोनीज़, ये वर्ड इस्तेमाल होता था हमारे पास 17th और 18th सेंचुरीज़ में, जब कॉलोनीज़ थी डिफरेंट एम्पायर्स की, यूरोपियन एम्पायर्स की, यूके की, फ्रांस की, या फिर अमेरिकन, ठीक है। ये जब कॉलोनीज़ थी, अमेरिका खुद भी कॉलोनी था, ठीक है, ये जब कॉलोनीज़ थी तो क्या करते थे वो एम्पायर्स वाले, वो डिफरेंट जो कंपनीज़ थी इनकी अपनी, उनको सब्सिडीज़ देते थे, उनको बोलते थे आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, और जो कॉलोनीज़ के जो कंपनीज़ थी या फिर जो रॉ मटेरियल था उसको सस्ते में लेते थे, उसको वो इतना बढ़ावा नहीं देते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि इनकी कंपनी जो दिन ब दिन अमीर होती जा रही थी, ये दिन ब दिन गरीब होती जा रही थी। इसकी जो बेस्ट केस स्टडी है वो है इंग्लैंड नेविगेशन एक्ट 1651। जो यूएस हिस्ट्री वाले होंगे उनको सही से पता होगा नेविगेशन एक्ट किसको कहते हैं, ठीक है। बेसिकली नेविगेशन एक्ट ये था कि आपके पास जो कॉलोनीज से शिप, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, ये दूसरी इंडिया है, ठीक है, ये दूसरी कॉलोनीज है इनकी। तो यहाँ से जो शिप्स जाते थे ना, उन पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है, कॉलोनीज़ वालों पर। ये हमारे जो शिप्स हैं इन पर टैक्स लगेगा, आपके पास आएंगे, पैसे लगेंगे, और यहाँ से वापस जाएंगे ना तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और बड़ी बात कि ये जो दूसरे कंट्रीज़ हैं ना हमारे पास, ये दूसरे एम्पायर, फ्रांस हो गए या फिर यूरोपियन कोई भी एम्पायर, ठीक है, तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल के जो ये शिप्स जाएंगे ना इन कंट्रीज़ में, इन एम्पायर्स में, वो भी पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आएंगे, इनको इनके पास टैक्स देंगे, फिर यहाँ जाएंगे। बेसिकली नेविगेशन एक्ट ये था, पहले शिप्स यहाँ जाएंगी, इनको टैक्स देंगी, उसके बाद यहाँ जाएंगी। यहाँ से जो पहले शिप्स आएंगी वो पहले यहाँ जाएंगी, इनको टैक्स देंगी, फिर यहाँ जाएंगी, ठीक है। नेविगेशन एक्ट ये एक मर्केंटाइलिज्म का सिस्टम था, या फिर मर्केंटाइलिज्म का प्रोसेस था ड्यूरिंग दी 16th-17th सेंचुरी। राइज ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शनिज्म, पॉलिसीज फॉलोइंग द ग्रेट डिप्रेशन, कॉलोनीज sought import and also reduce value of currency by leaving the गोल्ड स्टैंडर्ड्स। मतलब कि हमारे पास ये ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s में, ठीक है, अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, लोग भूख से मर रहे थे और उसकी इकोनॉमी डाउन हो गई। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन
तो ये अमेरिकन इकोनॉमी का असर दूसरे कंट्रीज़ पर होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी इस्तेमाल की कि प्रोटेक्ट करो अपनी जो बाउंड्रीज है उनको प्रोटेक्ट करो, बाहर से जो अमेरिकन प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पर डिपेंडेंट ना रहो, अपनी लोकल सब्सिडीज़, अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को सब्सिडीज़ दो और इनको बढ़ावा दो, इनको एक्सपोर्ट करो, इन पर डिपेंडेंट ना रहो। ये जो असर हुआ था 1930s में हमारा, ये बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटेक्शनिज्म भी इसी को ही कहते हैं, मर्केंटाइलिज्म को। इसको और भी डिफरेंट नाम दिए गए हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्शनिज्म किसको कहते हैं, जो मैंने ग्राफ में भी समझा दिया है इसको। टैरिफ्स लगाओ या फिर कोटाज दो, अपनी ही कंपनीज़ को लिमिट सप्लाई करो, जैसे मैंने मर्केंटाइलिज्म में आपको बताया था, उनको कम परचेजिंग पावर उनकी लोकल प्रोडक्ट की कम करो अपनी कंट्री में और एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। इंक्रीज़ प्राइस, ठीक है, वो फिर डिक्रीज ट्रेड में आ जाएगा, आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे जो इंपोर्ट पर ज़्यादा, आप एक्सपोर्ट करोगे चीज़ों को, ठीक है। टैरिफ्स लगाओ दूसरी कंट्रीज़ पर, फिर उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़ाहिर आप जब टैरिफ लगाओगे तो टैक्स लगेगा तो इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्ट, उससे क्या होगा, आपकी जो डिक्रीज इन ट्रेड हो जाएगा, प्रोटेक्शनिज्म उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न मर्केंटाइलिज्म। ये वो तो थी हमारे पास जो ट्रेडिशनल मर्केंटाइलिज्म कॉलोनीज़ पर जो बेस करती थी। अभी हम देखते हैं हमारे पास मॉडर्न मर्केंटाइलिज्म किसको कहते हैं। मॉडर्न मर्केंटाइलिज्म मीन्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसकी बेस्ड केस स्टडी है हमारे पास चाइना और यूएस की ट्रेड वार, ठीक है, चाइना और यूएसए की ट्रेड वार। इसका मतलब क्या, हमारे पास चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी चाइना क्या कर रहा है रिसेंटली आफ्टर 2015 और 16, ये क्या कर रहा है, अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको सब्सिडीज़ दे रहा है, ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, और जो अमेरिकन प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब उनको रोक रहा है, टैरिफ्स लगाना, टैक्स लगाना। तो उससे क्या, यूएस भी फिर उन प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएगा, वो भी अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। सही है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अपनी करेंसी कम कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कोई प्रोडक्ट है, ये अमेरिका में बिक रही है 105 रुपये की, चाइना बोलता है कि हम यहाँ खरीदेंगे 100 रुपये की, ठीक है, 100 रुपये की खरीदेंगे। अंडर वैल्यू वही करते हैं करेंसी को जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी हो, लाइक पाकिस्तान वी आर इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, तो हम नहीं कर सकते अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, चाइना जैसे कंट्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं लोकल इंडस्ट्री पर, हम लोकल पर नहीं करते, हम इंपोर्ट पर बेस करते हैं दूसरी कंट्री, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, ये 100 रुपये में ख़रीद करता है उन चीज़ों को, ज़ाहिर है तो फिर इनकी वैल्यू तो कम होती जाएगी ना, और इसको फ़ायदा होता जाएगा, ठीक है, इनको, और ये फिर अपनी जो लोकल प्रोडक्ट है उनको फिर यहाँ पर बेचेंगे ज़्यादा पैसे में, तो उसको कहते हैं अंडर वैल्यूएशन। गवर्नमेंट्स बाइंग फॉरेन करेंसी असेट्स टू कीप द रेट अंडर वैल्यूड एंड मेक एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटेटिव, जो मैंने आपको बताई। क्रिटिसिज्म ऑफन लेवल्ड एट चाइना, बेस्ट केस स्टडी, गवर्नमेंट सब्सिडी टू इंडस्ट्री एट अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। अभी हम देखते हैं मर्केंटाइलिज्म एज अ होल, इसकी जो समअप कर देते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा मर्केंटाइलिज्म में। स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, जिसे नेशनलिज्म कहते हैं। स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमिक सिस्टम, स्टेट शुड इंटरफेयर इन द मार्केट, ठीक है, जिसे हम नेशनलाइज उसी को कहते हैं, आप स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, स्टेट को टैक्स लगाने चाहिए, जैसे भुट्टो ने किया था 1970s में, नेशनलाइजेशन कर दिया था कंपनीज़ को, सरकारी कंपनीज हो, प्राइवेटाइजेशन का नाम ही ना हो, ठीक है। आपके पास प्राइमरी एक्टर कौन थे, स्टेट प्राइमरी एक्टर। अभी यहाँ से आप ध्यान रखोगे कौन सी थ्योरी थी जिसमें स्टेट प्राइमरी एक्टर या रैशनल एक्टर था, नियो रियलिज्म, ठीक है। नियो रियलिज्म में क्या था कि स्टेट इज़ अ प्राइमरी एक्टर, वन स्टेट इज़ हैज़ टू सर्वाइव फॉर इटसेल्फ, सेल्फ सर्वाइवल की बात करते थे ये नियो रियलिज्म वाले, ठीक है। तो अप्रोच कौन सी होगी हमारे पास, रियलिज्म की। इंक्रीज स्टेट कैपेबिलिटीज़, कंपटीशन लीड्स टू पावर वार, ठीक है। पॉलिसीज़ क्या थी, टैरिफ्स लगाना, ड्यूटीज़ ऑन फॉरेन प्रोडक्ट, नॉन टैरिफ बैरियर्स, चेक, कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। पॉलिसीज़ हमारे पास क्या थी, टैरिफ लगाना, और दूसरा पॉइंट हमारे पास नेशनलाइजेशन, मैंने अभी बात की, और स्टेट सब्सिडीज़। ये था इसका होल सिनेरियो ऑफ मर्केंटाइलिज्म। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास मर्केंटाइलिज्म को और क्या क्या कहते हैं, बुलियनिज्म, ठीक है। बुलियनिज्म मीन्स गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व इकट्ठे करते जाना,
अभी तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी फॉरेन करेंसीज या डॉलर को आप रिज़र्व करते हैं, पहले हमारे पास था सोना और चांदी, उसको रिज़र्व करते जाओ अपने नेशनल असेट में, ठीक है, हुकूमती ख़जाने में। इस दूसरा इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज़म, जो मैंने अभी आपको समझाया। इकोनॉमिक नेशनलिज़म, नेशनलाइज कर देना, आपकी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको नेशनलाइज कर दो, गवर्नमेंट के अंडर ले लो। बेगर दाय नेबर पॉलिसीज़, अपने ही प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ावा दो, ठीक है। इकोनॉमिक रियलिज़म, जो अभी हमने बात की, इसका अगर हम चार्ट देखें ना, ये चार्ट आपको एग्ज़ाम में बनाना पड़ता है सारा चार्ट। ये हमारे पास स्टेट सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। आप इसको जो आपके प्रोडक्ट हैं उसको आप नेशनलाइज करोगे, ज़ाहिर है जो उसकी जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो नेशनल गवर्नमेंट को ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है, या गवर्नमेंट के पास ही आएगा प्रॉफिट या उसका लॉस। उसके बाद क्या होगा, स्टेट शुड इंटरवीन इन द मार्केट, ठीक है, स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा मार्केट्स के अंदर। उसके बाद क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, accumulation of wealth leads to maximization of state power leads to economic realism, ठीक है। ये हमारे पास फिर सिनेरियो रिसाइकल होता है स्टेट सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। इस पर अगर हम क्रिटिसिज्म देखें तो ये हमारे पास फिलॉसफी ऑफ ज़ीरो सम गेम, मतलब कि हमारे पास एक कंट्री ये है, ये उस दूसरे कंट्रीज़ पर टैरिफ लगाता जा रहा है, टैरिफ लगाता जा रहा है, ठीक है, टैक्स ज़ाहिर ये भी फिर लगाएगा ना, तो नुकसान किसको होगा, दोनों को ही नुकसान होगा, ठीक है, फ़ायदा तो किसी को नहीं होगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड मोनोपोली लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, ज़ाहिर बात है जब आपके पास नेशनलाइजेशन होगी, हम गवर्नमेंट की नौकरीज़ क्यों लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट की जॉब क्यों लेना चाहते हैं, ज़ाहिर है उसमें करप्शन है, उसमें पावर है, ठीक है, इसकी कोई सुनता ही नहीं है। अब अगर हमारे पास ये सारी कंपनीज, ये गवर्नमेंट की हो, ये भी कंपनी गवर्नमेंट की, ये भी कंपनी गवर्नमेंट की, ये कंपनी गवर्नमेंट, तो कंपटीशन ही नहीं होगा, गवर्नमेंट का माल है सारा, ठीक है। कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो करप्शन होगी, मोनोपोली होगी गवर्नमेंट की, फिर कोई पूछेगा ही नहीं, हर गवर्नमेंट आएगी उसको इस चीज़ों को इनको रगड़ा देगी, ये इनको रगड़ा देगी, ठीक है। टिट फॉर टैट पॉलिसी हमारे पास इस्तेमाल होती है, जो मैंने अभी बात की ज़ीरो सम गेम की। ये एक फॉरेन कंट्री है, ये दूसरा है, ठीक है, ये इस पर टैक्स लगा रहा है, ये इस पर टैक्स लगा रहा है, ये इस पर टैक्स लगा रहा है, ये टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आवाम पिसती जा रही है, ठीक है। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट पॉलिसी। आप अटैक करो, दूसरा आप पर अटैक करे, फिर आप अटैक करो, दूसरा, जैसे अभी चाइना और यूएसए के दरमियान हो रहा है, ठीक है, ट्रेड वॉर चाइना यूएसए। चाइना अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है और यूएस फिर उस पर टैक्स लगा रहा है, एक दूसरे पर टैक्स लगा रहे हैं, दिस इज़ ट्रेड वॉर। उसके बाद फिर हम देखते हैं हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म किसे कहते हैं, ये दी थी थ्योरी हमारे पास आदम स्मिथ ने 1776 में, ठीक है। मर्केंटाइलिज्म पर भी क्रिटिसिज्म वगैरह आदम स्मिथ ने की थी 1776 में, इसकी एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें ये सारी बात इसने कही थी। Builds on ideas of free markets and the view that markets are the most efficient mechanism by which resources can be allocated। ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मर्केंटाइलिज्म का प्रोसेस पुराना हो गया है, वो जब एम्पायर्स होते थे तभी हुआ करता। ये कहते हैं कि नहीं, आपने स्टेट को बीच में नहीं लाना मार्केट में, स्टेट होनी चाहिए लेकिन स्टेट का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए मार्केट्स पर जितना आप बोल रहे हो। स्टेट्स आर नॉट इनविजिबल बट देयर रोल शुड बी लिमिटेड, ठीक है। आप टैक्स लगा रहे हो, फॉरेन जो प्रोडक्ट है उस पर आप टैरिफ लगाते जा रहे हो, वो आपका नहीं होना चाहिए। मार्केट्स को फ्रीली रेगुलेट होने दो, बिजनेस टाइकून्स को आगे आने दो, ठीक है। जैसे हमारे पास इलॉन मस्क हो गया, दूसरे अंबानी हो गया, या फिर दूसरे बिल गेट्स हो गए, उनको आगे आने दो, बिजनेसमैन को, ठीक है। मार्केट्स शुड बी रेगुलेटेड एट इंटरनेशनल लेवल ऑन द आइडियाज ऑफ फ्री मार्केट्स होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। स्टेट्स फ्री ट्रेड एंड ओपन कंपटीशन होना चाहिए हमारे पास, मार्केट्स को compete करने दो ना, ये एक मार्केट है एक कंट्री में, यूएसए में, ये चाइना में दूसरी मार्केट है, इनको compete करने दो आपस में। आप ये नहीं करो भाई स्टेट ये यूएसए बीच में आ रहा है, ये चाइना बीच में आ रहा है, टैरिफ लगा रहे हैं, छोड़ दो, मार्केट्स को compete करने दो। अरोज इन रिस्पॉन्स टू मर्केंटाइलिज्म एंड फ्यूडलिज्म, जैसे मैंने अभी बात की। लो टैक्स, प्राइवेटाइजेशन, लेबर मार्केट फ्लैक्सिबिलिटी, ज़ाहिर है जब स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा तो लो टैक्स ही होगा, प्राइवेटाइजेशन होगी, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप होगी मार्केट की, और लो मार्केट फ्लैक्सिबिलिटी, लेबर मार्केट फ्लैक्सिबिलिटी होगी, ठीक है।
अभी स्टेट क्या है हमारे पास, जब ये हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं, स्टेट उसके अंदर है हमारे पास एक टूल है जो मार्केट्स में इंटरफेयर करता है। ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाले कहते हैं नो इंटरफेरेंस इन द मार्केट्स, आपको इंटरफेयर नहीं करना है मार्केट्स के अंदर, नो टैरिफ्स, नो सब्सिडीज टू मार्केट्स एंड नो टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, इसका फिर हम देखते हैं कि हमारे पास फीचर्स क्या हैं। कैपिटलिज्म, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी, लेजिस फेयर, लेजिस फेयर मीन्स लेट देम डू, जो कर रहे हैं ये हमारे पास करने दो से। कोई एक अगर कोई कंपनी खोल कर उसको फॉरेन में या फिर लोकल प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बेच रहा है, बेचने दो, लेट देम डू। लीड्स टू ग्लोबल रिलेशंस बाय स्टेट्स, कोऑपरेशन, पीस। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड को आपने रोक दिया है, ट्रेड को बढ़ावा दो तो खुद ब खुद आपकी जो मसाइल ठीक हो जाएंगे। ट्रेड ही नहीं हो रहा कंट्रीज़ के दरमियान तो कैसे मसाइल ठीक होंगे। उसके पीछे ये है हमारे पास इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, आपने इस चीज़ को बढ़ावा दो, आप इस चीज़ को बढ़ावा दो तो आपके पास झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इसका चार्ट देखते हैं, जैसे हमने मर्केंटाइलिज्म में देखा था, मार्केट सेंटर्ड मॉडल। ठीक है, वहाँ पर क्या था, स्टेट सेंटर्ड मॉडल था। मार्केट सेंटर्ड मॉडल लीड्स टू मार्केट शुड बी फ्री। ठीक है, मार्केट शुड बी फ्री लीड्स टू फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है, जो मार्केट्स होंगी स्टेट इंटरवेन नहीं करेंगी, टैक्स नहीं होगा कंट्री से फॉरेन प्रोडक्ट्स पर, तो ज़ाहिर मार्केट्स फ्रीली मूव करेंगी। वो कहाँ लीड करेंगी, फ्री मार्केट्स इकोनॉमी। ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमीज लीड्स टू लिबरल कमर्शियलिज्म। और लिबरल कमर्शियलिज्म कौन सी थ्योरी में आता है हमारे पास, कैंटियन पीस थ्योरी। ठीक है, कैंटियन पीस थ्योरी या डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, इसमें आता है लिबरल कमर्शियलिज्म। जैसे हमारे पास मर्केंटाइलिज्म आता है रियलिस्ट अप्रोच, ये आता है लिबरलिस्ट अप्रोच या कैंटियन पीस थ्योरी। आप मार्केट्स को रेगुलेट होने दो। कैंटियन पीस थ्योरी मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है थ्योरी रिजॉर्ट में, वहाँ पर आप देख सकते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारे पास बेसिक जो आइडिया था आदम स्मिथ का, उसने अपनी एक बुक में दिया था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में, मार्केट शुड बी सेल्फ रेगुलेटिंग। उसका फ़ायदा क्या है हमारे पास, बेसिकली मार्केट्स का फ्रीली रेगुलेट करने का। उसका फ़ायदा ये ऐसे बताते हैं कि जब प्रोडक्शन को आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी तो ज़ाहिर है प्राइस भी कम करनी पड़ेगी आपको। प्राइस कम होगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा। परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो साइकिल रोटेशन होगी आपके पास। ज़ाहिर ये एक चीज़ ये बंदा ख़रीद रहा है, ये एक प्रोडक्ट, यहाँ पर हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बनी, यहाँ पर लोगों ने सस्ती प्रोडक्ट है, ठीक है, क्वालिटी की प्रोडक्ट है, ये लोग हैं हमारे पास, ये ख़रीद रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनी, इसकी कॉस्ट कम है, इसकी प्राइस भी कम कम है। ठीक है, तो फिर लोग ख़रीदेंगे, फिर इसका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, ये फिर साइकिल चलती जाएगी। लोग खरीदते जाएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ता जाए, खरीदते जाएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ता जाए, साइकिल रोटेशन। और इसमें फिर क्या होंगे, फिर नए इन्वेस्टर्स आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं आपके पास। तो बेसिकली आदम स्मिथ ये बात करता है। जैसे हमारे पास मर्केंटाइलिज्म वाले बात करते हैं कि नहीं नहीं आपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, हर स्टेट अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहा है, आप भी बढ़ाएं। तो ये वहाँ पर बात करते हैं कि नहीं नहीं आपने इकोनॉमिक लिबरलिज्म की तरफ जाना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आता है इसका थर्ड टर्म जिसे कहते हैं नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म निकला है बेसिकली मार्क्सिज्म थ्योरी से। मार्क्सिज्म थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में सॉरी। तो मार्क्सिज्म बेसिकली हमारे पास मोटे टर्म में अगर हम देखें तो कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास बाय अपर क्लास। जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को लूटते हैं, इसका वर्किंग क्लास को लूटते हैं, बेसिक इसका मकसद यही है। बाकी मार्क्सिज्म थ्योरी हम करेंगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में। तो नियो मार्क्सिज्म हमारे पास बेसिकली एक्सप्लेन्स द क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी। जैसे मार्क्सिज्म बात करता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास बाय अपर क्लास, तो ये बात करते हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी। नियो मार्क्सिज्म वाले ये कहते हैं कि थ्रू आउट द ग्लोब देयर इज़ अ पावर स्ट्रगल, नॉर्थ साउथ डिवाइड। नॉर्थर्न कंट्रीज़ हैं और नॉर्दर्न कंट्रीज़ है और ये साउदर्न कंट्रीज़ हैं, ये लूटते हैं इनको साउदर्न कंट्रीज़ को। इसको कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ, इसको कहते हैं ग्लोबल साउथ। तो बेसिकली हमारे पास इनइक्वालिटी इसकी वजह से हमारे पास, इसको ख़त्म करना चाहिए आपने।
सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बेस्ड अपॉन कैपिटलिज्म, ये बात करते हैं कैपिटलिज्म की। जैसे वहाँ पर वो दूसरी न्यू लिबरल वाले बात कर रहे थे मार्केट्स की, ठीक है, मर्केंटाइलिज्म वाले बात कर रहे थे पावर की, तो ये बात करते हैं कैपिटलिज्म की। मेन एक्टर्स ग्लोबल क्लास, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास, एलीट क्लास जिससे हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर हम कंक्लूड करें तीनों थ्योरीज को, हमारे पास हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ा, मर्केंटाइलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म या लिबरलिज्म, और तीसरा हमारे पास नियो मार्क्सिज्म। ये थ्योरी हमारे पास न्यो रियलिस्ट अप्रोच की, और यह है लिबरल कमर्शियलिज्म की, यह है कैपिटलिज्म, ठीक है। इसका हम डिफरेंस देख रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तीनों थ्योरीज का। ये बात करते हैं कि स्टेट सेंटर्ड की, ठीक है, स्टेट्स को इंटरवीन करना चाहिए मार्केट के अंदर। नेशनलिज्म की बात करते हैं, नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम की, मार्केट्स शुड बी ऑटोनोमस, ठीक है, मार्केट्स को फ्रीली मूव करना चाहिए। और ये बात करते हैं हमारे पास कैपिटलिस्ट क्लास की, ठीक है, ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास नहीं होनी चाहिए हमारे पास, वर्किंग क्लास को भी आप रिसोर्सेज दो, उसको बढ़ावा दो। एलीट क्लास है जो लूट रही है गरीबों को, वर्किंग क्लास को। ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट को ही सारा डिसाइड करना चाहिए, स्टेट को डिसाइड करना चाहिए, टैक्स लगाने चाहिए। ये बात करते हैं कि नहीं नहीं, मार्केट्स को डिसाइड करना चाहिए, अगर कोई चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है वो मार्केट को डिसाइड करने दो आप, ठीक है। हम कहते हैं कि ताजिर नाराज़ हो गए, अभी न्यूज़ आती है हमारे पास, कोई ताजिर नाराज़ हो, ताजिरों की ये राय है, ये डिमांड है, वो बेसिकली मार्केट्स की बात करते हैं। मार्केट्स की एक वैल्यू है एट इंटरनेशनल लेवल। ये बात करते हैं फिर ग्लोबल नॉर्थ की, ग्लोबल नॉर्थ एज एन एक्सप्लॉइटर, ठीक है, साउथ को एक्सप्लॉइट करता है, लूटता है। ये फिर बात करते हैं हमारे पास एक्टर्स कौन से यहाँ पर, स्टेट इकोनॉमी, यहाँ पर कौन है, ग्लोबल इंडिविजुअल्स, बिजनेस टाइकॉन्स, जैसे मैंने बात किया कि आपको बताया कि बिल गेट्स हो गया या एलोन मास्क हो गया। और ये फिर बात करते हैं ग्लोबल कैपिटलिस्ट क्लास की, एक पूरी क्लास है, ये इंडिविजुअल से बात करते हैं, ये पूरी एक क्लास की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम क्या है, ज़ीरो सम गेम का कंडीशन क्या है, ज़ीरो सम गेम की, एक की जीत तो दूसरे की हार, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई विन विन सिचुएशन, दोनों को ही फ़ायदा हो। ये कहते हैं कि क्लास सिस्टम, एक क्लास एक्सप्लॉइट करती है, दूसरी एक्सप्लॉइट होती है, ये एक्सप्लॉइट करते हैं, ये एक्सप्लॉइट होते हैं। तो आज का ये लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर देखें हमने आज क्या क्या पढ़ा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके तीन जो हमारे पास थ्योरीज थी वो पढ़ी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी बात करते हैं हमारे पास के पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी आर इंटरलिंक्ड एट इंटरनेशनल लेवल, या ग्लोबलाइजेशन इज़ अ टर्म दैट जनरेटेड फ्राम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। और उसके बाद फिर इसकी थ्योरीज जो भी थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।